हेलो एवरीवन, कैसे हो? बहुत ही गजब का सपोर्ट मिला भाई। पहली बार जब मैंने हिंदी में पॉडकास्ट किया, मुझे तो पता ही नहीं था। और इतने छोटे चैनल में इतना जल्दी जिस तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, जिस तरह से व्यूज़ मिले हैं। एक दिन तो मैंने ऐसी ही एक साइट का वीडियो जो ऐसी ही टेड टॉक के बाद मैंने रिकॉर्ड कर लिया था स्टूडेंट के साथ, ऐसी ही वही मैंने अपलोड कर दिया। उसे भी बहुत प्रेम दिया तुम लोगों ने, क्या बात है। तो तुम लोगों ने जब इतना किया है तो मैं भी, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि ये पॉडकास्ट रेगुलर रहेगा तो रहेगा। और ज़्यादा मैं लाइक लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये सब तो कभी भी करता नहीं हूँ ऐसे भी। लेकिन ये चैनल चूँकि थोड़ा नया है तो एक बार याद दिला दूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन दबा देना, क्योंकि यूट्यूब में तो इतने वीडियो हर मिनट बनते हैं कि तुम गलती से एक वीडियो को गलती से भी अगर रिफ़्रेश कर दिया, तुम्हारे सामने वीडियो आया, तुम इसे अब इसे देखता हूँ मैं, और तुमने गलती से क्या कर दिया रिफ़्रेश, तो वो तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। दैट गॉट लॉस्ट इन टू द इन्फिनिटी ऑफ द यूनिवर्स। तो बेल आइकन भी दबा देना। और एक इंस्टाग्राम में छोटा सा पेज है, ऐट आशीष रंजन हिंदी करके, उसे फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे ज्ञान को मैं रील्स में कन्वर्ट करके वहाँ गिरा देता हूँ। तो तुम्हें थोड़ा रिमाइंड करने के लिए, ठीक है। बाकी का तो टॉपिक्स का कमी तुम्हारे भाई के पास ऐसे भी कभी नहीं रहा है। कुछ टॉपिक्स जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मेरा आईआईटी जेई का एक्सपीरियंस, ठीक है। मुझे पता है काफ़ी लोग जो मुझे फॉलो करते हैं वो आईआईटी जेई का भी तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था ग्रेजुएट लेवल का गाइडेंस से, लेकिन आ ही जाते हैं आईआईटी जेई वाले लोग, क्योंकि भरे ही इतने हैं, ठीक। तो जो कनेक्ट करते हैं अच्छी बात है। तो बात ये है कि मैंने कभी आईआईटी जेई क्रैक नहीं किया। तुम्हें कुछ लोग तो ये समझते नहीं है, इसरो साइंटिस्ट था इसने आईआईटी जेई कैसे क्रैक नहीं किया। ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आईआईटी करके भी तुम इसरो में जा सकते हो, उसके बिना भी जा सकते हो। बात किया है, लेकिन हो सकता है तुम नए हो तो तुम्हें नहीं पता हो। लेकिन मैं डिस्कस करूँगा कि उन दिनों की बात जब मैं आईआईटी जेई के लिए तैयारी कर रहा था। वैसे किया तो है मैंने तैयारी प्रॉपर कोचिंग वोचिंग जाके, ठीक है। निकला नहीं वो अलग बात है। एआई ट्रिपल ई एक टाइम पे होता था, उसके बारे में भी बात करूँगा। बल्कि मैंने 9-10 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए, सबके बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो जो आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया, क्योंकि निकला नहीं है, ठीक है। और कुछ मैं बात करना चाहता हूँ कि अमेरिका के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि अमेरिका की क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम ये बात करेंगे कि अमेरिका की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर कंट्री के बेनिफिट्स भी होते हैं और घाटे भी होते हैं, ठीक है। मैं बस इसलिए करना चाहता हूँ ये डिस्कस, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसा सोच के बैठे कि अमेरिका नहीं वो स्वर्ग है, ठीक है। वो कोई दूसरा कंट्री नहीं, वो क्या है, स्वर्ग। तो तुम लोग सोचते हो कि अमेरिका पहुंच जाएंगे तो मेरी दुनिया का लाइफ का सारे प्रॉब्लम ही ख़त्म, क्योंकि हमने आज तक क्या किया है, जब भी कुछ काम नहीं बनता तो हम देश को गाली देते हैं है ना। कुछ भी, अरे रोड में एक खड्डा दिख गया, देश को गाली दे दिया, ठीक है। और उसके बाद आगे चल के तुम्हारा रेड लाइट मिल गया, उसमें भी 2-3 बार तुमने प्राइम मिनिस्टर को गाली दे दिया, ठीक। और उसके बाद कुछ कुछ करके, मतलब अपने सारे प्रॉब्लम का रीज़न देश है। तो तुम जिस तुम बस सोचते नहीं हो, ये तुम्हारे खून में है ठीक है। तुम खून में वो घुस के डिज़ोल्व हो गया, तो तुम ये सोचते हो कि देश बदल लिया तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं पिछले 6 महीने से अमेरिका में रह रहा हूँ, तो तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में बता दूंगा। हमारे वार्तालाप से आप ये बात समझ जाएंगे, ठीक। अच्छा चलो ठीक है। और क्या डिस्कस मैं करना चाहता हूँ, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इंग्लिश पॉडकास्ट डिस्कस किया। ख्वाब तो हम बड़े बड़े देखते हैं कि ये भी डिस्कस कर लूँगा वो भी कर लूँगा, हुआ बस 20%। तो हम अभी यहीं सीमित रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस पॉडकास्ट में तुम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि तुम सब्सक्राइब करो। आगे हम एक बार ओवर थिंकिंग के बारे में बात करेंगे, स्पोकन इंग्लिश के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और कुछ कुछ चीज़ है जैसे रॉकेट साइंस के बारे में मैं एक बार हिंदी में बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग जानते होंगे कि स्पेस कास्ट करके एक पॉडकास्ट इंग्लिश में आया करता था, लेकिन वो इंग्लिश में था। उस टाइम पे भी मुझे बहुत लोगों ने बोला कि हिंदी में समझाओ, फ़ील आता है, तो मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि एजुकेशनल है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हिंदी में ही अगर तुम्हें ज़्यादा समझ में आता है तो इसमें बुराई क्या है,
ठीक, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अब हमने हिंदी पॉडकास्ट स्टार्ट कर ही दिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रॉकेट साइंस में भूल गया, अभी भी याद है। और अगर मुझे इंग्लिश में याद है तो मैं हिंदी में भी कर सकता हूँ, तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे कभी। बाकी का कमेंट कौन बताएगा? तुम बताओगे। कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर यूट्यूब में नहीं हो तो चिट्ठी भेजो मेरे घर पे, या फिर वो तुम क्या बोलते हो उसे, डीएम कर सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हो। छोड़ो, इतने तो तुम समझदार हो ही, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसका डिस्कशन में। एक सेकंड रुक जाना। हाँ भाई, थोड़ा एंगल वैंगल सेट कर लिया, क्योंकि अभी हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं चीज़ों के बारे में। देखो भाई, जो मैंने तुम्हें टॉपिक्स बताया वो तो मैं डिस्कस करूँगा ही, लेकिन एक पर्सनल इंटरेस्ट है मेरा इस टॉपिक में, जो कि मैं फील कर रहा हूँ कुछ टाइम से, और ख़ुद को भी समझा रहा हूँ, और तुम्हें भी समझाऊँ तो शायद तुम्हारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मेरा तो बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। तो क्या है ना कि कभी कभी हम घुस जाते हैं किस में, नेगेटिविटी में, ठीक है। अब ये नेगेटिविटी थोड़ा ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि यहाँ से तुम्हें कोई निकालेगा नहीं। इवन दो तुम अपने दोस्तों से बात कर लो, अपने प्रेमियों से बात कर लो, अपने बच्चों से बात कर लो अगर है तुम्हारे तो, लेकिन कोई हेल्प कर नहीं सकता तुम्हारा इन सब चीज़ों में, क्योंकि जब तक तुम खुद से नेगेटिव हो वो तुम उसके अंदर ही घुसते जाओगे। ये क्या है? एक डाउनवर्ड स्पाइरल, और इससे निकलने का चाबी बस तुम्हारे ही हाथ में है। मैं बताता हूँ क्या होता है। तुम इमेजिन करते हो, अब तुम्हारा दिमाग है, सोचने की शक्ति तो उसमें खतरनाक है, ठीक है। वो कहाँ कहाँ का क्या क्या नहीं सोच सकता। स्टार वार्स का पूरा फिलॉसफी और मूवी और स्टोरी भी किसी इंसान ने ही सोचा था। गेम ऑफ थ्रोन्स, जो कि है भी नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टार वार्स है, लेकिन छोड़ो, गेम ऑफ थ्रोन्स, स्टार वार्स तुम ये बोल सकते हो फ्यूचरिस्टिक है। अब गेम ऑफ थ्रोन्स, ड्रैगन वैगन ये सब कुछ है भी नहीं, किसी ने तो सोचा ना उसे, पूरी तरह से सोचा। पूरे फिल्म इंडस्ट्री देख लो, 90% स्टोरी तो फिक्शनल ही होते हैं, बाकी भी जो रियल होते हैं उसको भी इमेजिनेशन से थोड़ा फिक्शनलाइज किया जाता है ना। तो ब्रेन का जो थिंकिंग पावर है वो खतरनाक। अब जिन्होंने ये मूवीज़ या स्क्रिप्ट्स या स्टोरीज़ लिखे हैं वो भी इंसान, तुम भी क्या हो? मोस्ट लाइकली इंसान ही हो। अगर हो तो तुम्हारे पास भी ब्रेन है जिसमें उतनी सोचने की शक्ति है, और डेली बेसिस में तुम वही चीज़ को यूज़ करते हो नेगेटिव सोचने में, ठीक। तो क्या है कि सोचने को तो तुम पॉजिटिव भी सोचते हो, और कभी कभी मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, डे ड्रीमिंग बोल देते हैं उसे, या फिर कुछ तो सोचते होगे, मतलब कुछ भी करने का अगर सोचते हो कि चलो आईटी जेई का एग्ज़ाम देना है, तो कुछ तो सोचा होगा पॉजिटिव कि भाई ये एग्ज़ाम निकल गया तो मैं इस कॉलेज में पहुंच जाऊंगा। फिर भी कुछ सोचा होगा गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, हो सकती है सोचा होगा, या फिर बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरेस्ट पे और तुम्हारे जेंडर पे और बहुत सारी चीज़। छोड़ो, तो तुमने सोचा होगा कुछ कि ये अच्छा हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ सोचा होगा कि भाई बहुत ही अच्छा जॉब लग जाएगा, 1 करोड़ का जॉब लग जाएगा, फेसबुक अमेज़ॉन सब में जॉब लग जाएगा मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद तो ये सब क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग है ना। उसके बाद तुम ये भी सोच सकते हो कि भाई ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा, शायद मैं 1 साल ड्रॉप लूँगा, फिर मुझे शायद कोटा जाना पड़े, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, 2 लाख रुपए खर्चे होंगे, और उसके बाद मैं फिर एग्ज़ाम दूँगा, फिर से नहीं निकला तो फिर मैं हो सकता है 1 साल और ड्रॉप ले लूँगा, फिर भी नहीं निकला तो फिर मैं शायद कोई 3rd ईयर कॉलेज में चला जाऊँगा, और वहाँ पे तो उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा, क्या पता उसे अफोर्ड कर पाऊँ अगर वो प्राइवेट है तो। उसके बाद मेरा जॉब नहीं लगा तो मैं क्या करूँगा? फिर मैं शायद गेट का तैयारी करूँगा, वो भी नहीं निकला समझ रहे हो बात को? तुम ठीक उसी तरह क्या सोचने लगे, नेगेटिव, वही सेम ब्रेन को यूज़ करके। तो क्या है कि कभी कभी नहीं, ज़्यादातर हम नेगेटिव ही सोचने लगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, लाइफ कुछ ऐसा मतलब गोल्डन सा, सनशाइन सा, रेनबो सा कुछ है नहीं। मैक्सिमम टाइम पे तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन होता है वो लाइफ मीट नहीं करता, वो तुम्हें कुछ ऐसा देता है जो तुम्हें पसंद ना आए, ठीक। तुम कुछ भी सोचते हो दिन में, ठीक, कुछ भी सोचा कि आज मैं बाहर जाके कॉफ़ी पीऊँगा, जाम में अटक गया रास्ते में, ठीक। हो सकता है कॉफ़ी शॉप बंद है, हो सकता है तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हो सकता है तुम कॉफ़ी पीने गए और वो गिर गया तुम्हारे ऊपर। कुछ तो नेगेटिव ही होता है ना। हम जो भी सोचते हैं उतना परफेक्टली तो वो होता नहीं, क्योंकि ह्यूमंस क्या है, बाय डिज़ाइन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, समझ गए। अच्छा सा एग्जांपल दूँ तुम्हें, कोविड पैंडेमिक हुआ था, ठीक है, याद होगा।
ऐसा तो है नहीं कि तुम 2 साल के हो आज मोमेंटम पॉडकास्ट सुन रहे हो। जिंदा थे उस टाइम पे। सबने क्या बोला था कि भाई ये तो 1 हफ्ते का है, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। फिर क्या हुआ, वो 1 महीना भी बन गया, ठीक, फिर वो 2 महीना भी बन गया, 6 महीना भी बन गया, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए, जॉब्स ख़त्म होने लगे। ये किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये सारे नेगेटिव चीज़ हो सकते हैं। सब कोई क्या सोच रहे थे, चलो ये टल जाएगा, ये टल जाएगा। रशिया यूक्रेन का जब वॉर हो रहा था, हर किसी को कहीं ना कहीं तो वो इम्पैक्ट कर रहा था ना। फरवरी पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबको क्या, नहीं नहीं नहीं, ये इन्वेड नहीं करेगा, वॉर नहीं होगा, सबको पता है ये नहीं होगा, ठीक है। सबको पॉजिटिव ही सोच रहे थे ना। क्यों, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम अगर इतना नेगेटिव सोचने लगे, हर चीज़ का तुम नेगेटिव सोच लोगे, तो तुम पैरानॉय हो जाओगे। बिल्कुल पैरानोया जिसे बोलते हैं ना, क्योंकि हर चीज़ का नेगेटिव है और नेगेटिविटी का कोई अंत नहीं है, ठीक है। और वो जो इन्फिनाइट नेगेटिविटी है ना, वहाँ पहुँचना बहुत ईजी है कंपेयर टू इन्फिनाइट पॉजिटिवली। क्योंकि इन्फिनाइट पॉजिटिविटी में क्यों नहीं पहुँचते, क्योंकि हम कभी कभी वो अपवर्ड स्पाइरल में क्यों नहीं फंसते, क्योंकि तुम जिंदा हो। कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ नेगेटिव होगा, फिर तुम डिप्रेशन में जाने लगोगे कुछ ना कुछ लेवल पे, ठीक है। तो अब क्या है कि इन सब सिचुएशन में सबको इसमें फंसते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ तो मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता, या फिर मेरे जान पहचान या फैमिली में कोई ऐसा है ही नहीं जिससे ये प्रॉब्लम से डील करना होता है। इसीलिए मैं कुछ गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि जो ये सुन रहे हैं वो भी कभी ना कभी इन सब चीज़ों से डील करते होंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमेशा ईजी होता है, सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो मेरे लिए काम किया है आज तक, मैं वही बात कर सकता हूँ, तो वही बात कर रहा हूँ कि लाइफ को ना एज अ चैलेंज लेना चाहिए हमेशा। और what you are today is what you will be writing 2 years later। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम आज जो भी एक्शंस ले रहे हो, जिस तरह से भी इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, ये तुम कल जाके 2 साल बाद किसी को बता सकते हो ना कि किस तरह से किया। या तो तुम कर्व अप करके डर के, प्रॉब्लम आ रहा है उसका जाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो जाएगा ही, चाहे वो तुम्हें बेटर बना के जाए या फिर तुम्हें वर्स बना के जाए। कोई भी टाइम तो टिकता है नहीं, टाइम तो वो तो कांस्टेंट है ना। मतलब टाइम तो हमेशा सेम स्पीड से आगे भागते रहता है, वो तो अल्टीमेट कांस्टेंट है, वर्ल्ड का अल्टीमेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वो टाइम तो पार हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोविड पैंडेमिक भी 1 सप्ताह से 1 महीना से 1 साल होके पार तो हो गया ना कभी। लेकिन तुमने उस टाइम पे अगर डर के कुछ किया नहीं, एक्शंस नहीं लिया, किसी की मदद कर सकते थे वो नहीं किया, तो तुम 2 साल के बाद कुछ बता नहीं पाओगे ना, कोई स्टोरी नहीं लिखा तुमने। तो हमेशा ये सोचा करो कि 2 साल बाद मैं लोगों को क्या बताना चाहूँगा, कि मैंने इस पॉइंट पे क्या किया। तो वो जनरली क्या होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग सा हीरो जैसा कुछ काम किया। कि मान लो ठीक है, मुझे बहुत रिजेक्शन मिल रहे थे, तुम्हें मान लो एक्टर बनना है, तुम्हें बहुत रिजेक्शन मिल रहे थे, कोई भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था, सब कुछ बुरा हो रहा था, रेंट भी नहीं पे कर पा रहे थे। तो तुम 2 साल बाद ये बोलना चाहोगे कि मैंने अपना बेस्ट किया। ये नहीं बोलना चाहोगे कि भाई इतना बुरा हो रहा था मेरे साथ कि मैंने डेली का डेली मैकडोनल्ड का बर्गर खाना स्टार्ट किया, मैं जाके अपने पापा के साथ रहने लगा, फिर उनके पैसे उड़ाने लगा, बहुत लोगों को चीट किया मैंने ताकि मेरा थोड़ा प्रगति हो जाए। ये तो नहीं बताना चाहोगे किसी को, यही बताना चाहोगे कि मैंने बहुत मेहनत किया, मेरे हाथ में जो भी था मैंने वो सब कुछ कर डाला, मैंने एक दिन भी जिम स्किप नहीं किया, मैंने अपने आर्ट पे वर्क किया, मैंने हर एक अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज़ किया। एक दूर दराज 2 घंटे दूर भी एक ऑडिशन था, मुझे बस पता चल गया और मुझे बस पता था कि ये पॉसिबल है कि मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, और मैं वहाँ पे पहुँच गया। ये बताना चाहोगे ना यार। सक्सेस और फेलियर कुछ ऐसा, वो तो एक मोमेंट का होता है कि हाँ चलो मुझे सक्सेस मिल गया या फिर मुझे फेलियर मिल गया, वो मैटर नहीं करता। मेन है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तुमने किया, वो इम्पॉर्टेंट है। तो तुमने क्या किया वो तुम बताओगे, और वो तुम अभी कर रहे हो, तो वो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि व्हाट एक्शंस विल आई टेक विच विल मेक माई सेल्फ प्राउड। क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, इफ़ यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ यू आर कॉन्फिडेंट, करेक्ट। कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता, क्योंकि पहली बात तो वो जो करना चाहते हैं वही नहीं करते, और वो क्या करना चाहते हैं वही जो वो किसी को बताए कि मैंने ये किया था तो उन्हें गर्व महसूस हो, है ना। तो वो चीज़ तुम अभी नहीं कर रहे, तो फिर तुम्हारे में वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तुम तो अपने नज़रों में ही गिर गए, जो करने का मन था वही नहीं किया, है ना। तो
सोचना आसान है, एक्शंस लेना मेनली डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो पॉसिबल होता है, ठीक है? तो इसीलिए उन्हें लेना ज़रूरी है। और क्या एक्शन सही है, क्या गलत है, वो तुमसे अच्छा कोई जानता ही नहीं यार। तुम किसी भी बाबा से जाके पूछ लो, जो भी बोलेगा उससे बेटर तुम्हें पता होगा। लेकिन बस यही एक प्रॉब्लम होता है कि एक्शन भी तुम्हारे हाथ में हमेशा रहता है और वो सोच भी तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहता है। तो अब इससे क्या हो गया, तुम्हें अगर कुछ ख़्याल आया कि मुझे ये करना चाहिए, वो तुम्हें पता है, तुम कुछ भी किसी को कुछ भी बकवास बोल दो कि अबे नहीं बे, मुझे तो ये एग्ज़ाम निकालना ही नहीं था, अरे छोड़ो यार, वो जॉब तो बहुत ही घटिया था, मुझे वो चाहिए ही नहीं था। लेकिन तुम जब सो रहे होगे ना, तो कोई होगा नहीं तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए, ठीक है? वो तुम खुद को आंसर करोगे। मान लो जैसे मुझे चाहिए था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जॉब, ठीक? तो मैं तो कितने को भी बोल सकता था ना कि भाई बार्क का जॉब तो बेटर है, इसमें तो ज़्यादा अच्छा सैलरी मिलता है, इसमें करियर प्रोग्रेशन ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो इसरो कभी क्रैक ही नहीं करना था, मुझे मन ही नहीं था। तो फिर क्यों बैठे थे आप उस एग्ज़ाम में? एक बार मन था तभी तो बैठे थे, दूसरी बार क्यों बैठे? बहुत ज़्यादा मन था इसलिए तो बैठे थे। तो फिर मैं मुझे भी बोला नहीं यार, मैं तो ऐसे ही बैठ गया था, एक्चुअली तो मुझे यहीं पे करियर परस्यू करना था, वो तो मैं ऐसे ही देख रहा था, वो कर रहा था, ये कर रहा था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना एक्चुअली। तुम जब सोने जाओगे रात को तो फिर क्या झूठ बोलोगे खुद से, क्योंकि वहाँ तो कोई थर्ड पर्सन है ही नहीं। जो फर्स्ट पर्सन है वही सेकंड पर्सन है, उसने तो सब कुछ देखा है। तो इस तरह से इंसान अपने नज़रों के सामने ही गिरने लगता है, और वो कॉन्फिडेंस तो गारंटीड नहीं बचेगा तुम्हारे साथ, वो भी उसके साथ ही गिर जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि तुम्हें ऐसा इंसान बनना चाहिए जिससे तुम प्राउड हो, ठीक है? ऐसा भी बहुत लोग करते हैं। मेरे पापा मुझ पे बहुत गर्व करते हैं क्योंकि मैंने उनका कहा हुआ सरकारी जॉब ले लिया। फ़र्क ही नहीं पड़ता ना यार, ये तो सच्चाई है। तुम्हें कितना भी कड़वा लगे, एक ना एक दिन तुम्हारे पापा तो जाएंगे, तुम्हारी मम्मी तो जाएगी। क्या तुम क्या सोच रहे हो, तुम 80 साल के हो जाओगे, तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा रहेंगे? कुछ जड़ी बूटी खिलाया क्या तुमने, या फिर अमृत पिला दिया? ऐसा तो नहीं है ना। तो उस टाइम पे तुम किसको जवाब दोगे? खुद को ना। ठीक है, पापा ने बोला आईएएस क्रैक करना, वो भी कर लिया, लेकिन तुम्हें क्या करना था, वो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ नहीं रहते तो लोग का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फिर वो खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं रहता, तो उनके में पीस ही नहीं रहता वो बात, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम्हें हमेशा जब भी पीस चाहिए होगा तो तुम्हें हिमालय ही चढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। तुम्हें या फिर पेड़ के नीचे बैठना होगा। पीस इससे भी मिलता है कि जो तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया। अब इसका मतलब सक्सेस फेलियर का बात नहीं आता ना भाई। मान लो तुम्हें अब 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतना था ओलंपिक्स में, ठीक है? अब तुमने पूरी कोशिश कर ली लेकिन नहीं कर पाए, मान लो हार गए, एंड मोमेंट में सेकंड आ गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने अपना 100% दिया है ना, तो तुम अपने आंखों के सामने खड़े हो, यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, वो बात होती है, उसका परस्यूट होता है। बाकी सारे चीज़ तो सेकेंडरी है। वो मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी फ़र्क नहीं पड़ता यार। मैंने जैसे इसरो एग्ज़ाम के लिए 3 साल के लिए मेहनत किया, ठीक है? मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें शायद मुझ पे भरोसा ना हो, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मैं हमेशा सच बोलता हूँ, बहुत ही सत्यवादी इंसान हूँ। सुनो, क्या है कि 3 साल के लिए मैंने इसरो एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया, 2 बार फेल हुआ, एक बार मुझे सक्सेस मिला जहाँ पे मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 आया था। मैं सच बता रहा हूँ, वो रैंक से मुझे उतना मतलब फ़र्क पड़ा ही नहीं। मैं एक पीस में आ चुका था। इवन छोड़ो रिज़ल्ट के पहले, रिज़ल्ट छोड़ो, एग्ज़ाम देने के भी पहले, जब मैं रिटन एग्ज़ाम दे रहा था, इंटरव्यू भी दूर की बात है, उसी टाइम पे मैं एक एग्रीमेंट में आ गया था कि इस बार नहीं निकला तो छोड़ दूंगा मैं इस एग्ज़ाम को, क्योंकि मैंने अपना 100% दे दिया है इस एग्ज़ाम को। तो अभी अगर ये नहीं में निकलता तो मेरी कोई गलती ही नहीं है। मैं तो खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना 100% एफर्ट दिया। अब इसरो नहीं निकलेगा तो भाई हम कुछ और के लिए ट्राई करेंगे, हो सकता है हम नासा के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन मैंने अपना 100% दे दिया। फिर वो रिज़ल्ट आ गया, चलो ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसका मेडल का अपना एक वेट आता है, थोड़ी खुशी मिलती है, ठीक है वो सब। लेकिन वो सारी खुशी एक्सटर्नल हैं। बाहर के लोग आके तुम्हें बोलेंगे अरे वाह क्या बात है, भाई तुम तो खुद जान रहे हो ना, अगर तुम में वो कैपेबिलिटी है। जैसे मेरा रिटन टेस्ट हुआ था अप्रैल 22 2018 को, मैं उसी दिन ऑल इंडिया रैंक 4 था ना, कि जब रिज़ल्ट आया तब मैं 4 बना। अरे मैंने ही तो दिया था 22 अप्रैल को, मैंने ही तो इंटरव्यू दिया था 17 अगस्त को। तो मैं उस दिन रैंक 4 था कि जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन रैंक 4 था? अबे जिस दिन दिया उसी का तो रिज़ल्ट आया है बाद में जाके, है ना? तो मैं उसी दिन था, और वो कौन जानता था? कोई नहीं, सिर्फ मैं ही जानता था।
कि मैंने अपना तैयारी कर लिया है। तो खुशी तो मुझे उससे हुआ ना, मेन खुशी तो जब मैं इंटरव्यू दे के निकला और मुझे लगा मैंने 100% दे दिया है अपना, उस टाइम पे खुशी हुआ। तो रिज़ल्ट पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, क्यों? क्योंकि लोग एक्सटर्नल दुनिया को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है? जब तुम इंटरनल खुशी और ये सारे पीस पे तुम ध्यान देने लगोगे ना, तो तुम्हारे लिए जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई हम कुछ चीज़ के लिए ट्राई ही नहीं करेंगे, हम तो जर्नी में मगन हैं और रिज़ल्ट आए या ना आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक? ऐसा तो है नहीं, ठीक? अब कोई भी चीज़ का परस्यूट है तो वो तुम अच्छा से ही करोगे, रिज़ल्ट लेने के लिए ही करोगे, है ना? तो अगर तुमने वो किया, रिज़ल्ट लेने के लिए पूरा दम लगा दिया, तो तुम खुश रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोग को तो तुम ऐसे भी देखते होगे ना कि मतलब पैसे ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, पैसे ऐसे ही कुछ रेंट पे करने लायक, खाने पीने लायक कमा ले रहे हैं, लेकिन खुश बहुत रहते हैं क्योंकि उन्हें जो करना था वही कर रहे हैं। और कई लोग को तो तुम देखोगे कि बंगला लेके बैठे हुए हैं, बहुत कमा रहे हैं, गाड़ी भी अच्छा चला रहे हैं, लेकिन दिन भर उनका नाक मुंह चढ़ा हुआ है, पेट निकला हुआ है, 10 बीमारियां हैं। और ये मैं ये नहीं बोल रहा बीमारी होना बुरा है, लेकिन वो बीमारी जो कि तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हारे लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, उसका तो तुम थोड़ा श्रेय ले सकते हो ना। चलो छोड़ो ये सब बात, कुछ तो समझ में आ गया होगा। इतना देर तक बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझाया है तो शायद समझ में आ गया होगा। वैसे 20 मिनट तक तो मैंने यही बात कर लिया, ये तो टॉपिक भी नहीं था, यही मज़ा है मोमेंटम पॉडकास्ट का कि चलते रहता है। चलो अभी हम आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें डिस्कशन करना था मेरे आईआईटी जेईई के तैयारी को, ठीक? अभी देखो भाई, तुम्हें मैंने अभी इतना ज्ञान दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि मुझे पता है कि लोग जब बच्चे होते हैं या फिर यंग होते हैं या फिर उतना दिमाग एक्सप्लोर नहीं किया होता है दुनिया, तो वो अपने छोटे से, बहुत ही छोटा है तुम्हारा सराउंडिंग, सच बता रहा हूँ, तुम्हारा फैमिली का सराउंडिंग तो इतना छोटा है कि दिखे भी ना, उसके उससे उससे थोड़ा सा बड़ा लेकिन फिर भी बहुत छोटा है तुम्हारा सोसाइटी, तुम्हारा शर्मा जी और तुम्हारा ये वो मोहल्ला जो भी है, ठीक? बहुत ही छोटा है, रियल दुनिया के पर्सपेक्टिव में तो बहुत ही छोटा है। उससे थोड़ा बड़ा आता है तुम्हारा जो भी सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, इंजीनियरिंग कर रहे हो जो भी कर रहे हो उसका, वो भी बड़ा दिखता है लेकिन है वो छोटा ही, ठीक? तो तुम बहुत लोगों का जो छोटा सा जो सर्कल है उसी में तुम जो 100 लोगों को जानते हो उसी का सुनते रहते हो, ठीक? लेकिन क्या है कि रियलिटी में वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन बात यह है कि लोग फिर भी सुनते हैं और मैंने भी सुना। तो क्या है कि मैं बड़ा हुआ रांची झारखंड में, तो हमें तो दो ही करियर के बारे में पता था, ये मैं सच बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग और मेडिकल। और वो जो 3 इडियट में दिखाया है ना, थोड़ा जेंजी वाले किड बोलेंगे अबे ये थोड़ी होता है, लेकिन वही होता है एक्चुअली, बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में वही होता है कि लड़की हुई तो डॉक्टर बनाने के लिए ट्राई करेंगे, लड़का हुआ तो इंजीनियर। और उतना पढ़ नहीं पाई लड़की तो ऑनर्स कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स या फिर बीबीए हो गया, ये करा देंगे, मैनेजमेंट करा देंगे, वो भी बड़े घरों में, छोटे में तो शादी करा देंगे, है ना? तो मैं तो लड़का था, मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ भाई। अगर अगर यू आर अ मेल इन एन इंडियन सोसाइटी, तुम्हें ये मानना ही होगा कि यू आर वे मच मोर प्रिविलेज्ड देन अ गर्ल इन दैट सेम सोसाइटी, ठीक है? तो मैं वो प्रिविलेज क्लास में आता था जहाँ पे लोगों ने बस एक ही चीज़ बताया कि तुम्हें क्या करना है, इंजीनियरिंग। तो मैंने बोला यही ऑप्शन है क्या करियर का, और कोई चीज़ से आमदनी नहीं आ सकती क्या? उन्होंने बोला नहीं, और क्या होता है, और कुछ थोड़ी होता है, इंजीनियरिंग कर चुपचाप। तो मैंने बोला ठीक है। तो 11-12 में मैंने साइंस पढ़ा और आईआईटी का ऐसा खुमार था कि क्या बताऊँ, सभी कोई आईआईटी का ही सपना देखते थे। और मेरे फादर सर्विस क्लास हैं, वो भी इंजीनियर ही हैं, तो मैं क्या कोई फर्स्ट जनरेशन इंजीनियर नहीं हूँ। मेरे फादर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में काम करते थे और 6 क्लास के बाद हम लोग उसी के सोसाइटी में रहने लगे, कॉलोनी में। तो वही मैंने सोसाइटी, कॉलोनी, मोहल्ला जो भी बोला ना, वो सारे एक्सपीरियंस किए हैं मैंने, इसीलिए बोला। तो क्या होता है ना, उस सोसाइटी में किसी एक दूर में किसी फलाने का बच्चे ने आईआईटी निकाल दिया, ठीक? वो भी कोई ऐसा मतलब तोड़ फोड़ रैंक से नहीं, कुछ मान लो कंप्यूटर वाले कुछ 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 कंप्यूटेशनल ये सब कुछ कुछ ब्रांच होते हैं ना आईआईटी में। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी ब्रांच कम है, लेकिन कुछ ब्रांच तो गारंटीड दूसरे ब्रांचेस से कम है। और ये सब नाटक मत करना कि मुझे कंप्यूटेशनल में ही इंटरेस्ट था इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा, ठीक है? आईआईटी जेईई का सीधा सा रूल है, ये रैंक है तो ये ब्रांच ही लेंगे हम भाग के, अगर उससे थोड़ा नीचे आ गया तो हम कोई और ब्रांच लेंगे जिसमें सेकेंड बेस्ट ऑप्शंस मिले,
जॉब के, ठीक है। बाकी बकवास तो मेरे सामने करना मत, मैंने बहुत देख लिया। तो यही नियम है। तो किसी का निकल गया आईआईटी, तो आईआईटी मेरे घर तरफ क्या कहावत थी पता है? लाइफ में एक आई मिल गया तो तुम्हारा लाइफ बन गया। 3 आईज़ के बारे में बात करते थे वो। पहला आई तो आईआईटी, तो समझ ही गए होगे, स्मार्ट हो, उसी के बारे में बात हो रहा है। दूसरा आई, सोचो, आईएम, ठीक है। तो मान लो अगर मैनेजमेंट किया तुमने, तो आईएम में अगर पहुंच गया तो तुम्हारा लाइफ क्या हो गया? बन गया, ठीक है। अब कोई टेंशन ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में। वो सब तो बाद में पता चला कि क्या रियलिटी है। और तीसरा क्या है? आईएएस, समझ गए? तो अगर ये 3 मिला तो ही तुम्हारा लाइफ बना है, अगर नहीं मिला तो तुम कहे। बाद में मुझे लगता है कि एक और आई को ऐड कर देना चाहिए था उन लोगों को, जैसे इसरो, क्योंकि जैसे ही मेरा इसरो क्रैक हुआ इतना ज़्यादा शादी का रिश्ता है कि क्या बताऊँ, ठीक है। तो सबको पता चलने लगा कि हाँ इसरो में हो गया। और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर तुम कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, आईएएस जितना इज्जत तो नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है उन्होंने आईएएस भी नहीं बोला था, आईएएस बोला था शायद, चलो जो भी हो, ठीक है। कोई एक आई लग गया, क्योंकि आई का क्या मेनली क्या इसका सेंस बन रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है? आई बोले तो इंडियन, और वो कहाँ पे आएगा? गवर्नमेंट में। तो या तो तुम गवर्नमेंट कॉलेज में घुस जाओ, या फिर तुम कहाँ घुस जाओ? गवर्नमेंट जॉब में। इसी से इज्जत बनता है सोसाइटी में। ये रियलिटी है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। जब मैं इसरो छोड़ रहा था तब मुझे ये रियलिटी का बहुत ज़्यादा सच्चाई पता चला। रियलिटी और सच्चाई तो सेम होता है, चलो छोड़ो। ये रियलिटी का असल में क्या हुआ, एहसास। तो मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है यार ये सब चीज़ों से। मतलब मैंने सबसे बात करना ही छोड़ दिया था जब मैंने इसरो छोड़ा। मतलब इंसान अपना डिसीजन ले ही नहीं सकता इस सोसाइटी में। अगर तुमने ले लिया तो सोसाइटी तुम्हें बाइकआउट कर देगा बिल्कुल, कि या तो तुम जाके वापस जॉब ज्वाइन करो, या तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो मैंने बोला भाड़ में जा, नहीं बात करना मत बात कर। लेकिन फिर से हम आते हैं पॉइंट में कि ये 3 आई का गजब का खुमार था। तो उसमें से एक आई ही सबसे क्लोज था हमारे, क्या है? आईआईटी जेईई। तो 11 क्लास में पहुंचते ही मुझे क्या किया गया? ज्वाइन कराया गया एक कोचिंग में। और ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती ज्वाइन करा दिया गया, मेरा खुद का भी डिसीजन था, क्योंकि मेरा सोच खुद का था। लेकिन वो सोच एक्चुअली खुद का नहीं था, वो किसका था? सोसाइटी और फैमिली का, कि तुम्हारा लाइफ अगर बन सकता है तो आईआईटी से ही बन सकता है। तो अब मुझे जब ये पता चल गया तो मैंने क्या बोला कि फिर तो मुझे बेस्ट का कोचिंग लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरा आईआईटी नहीं निकला तो मेरा लाइफ तो ख़त्म हो गया। तो उस टाइम पे रांची में एक ही कोचिंग सबसे बड़ा था, जो था फिटजी। अभी का तो मुझे पता भी नहीं, मुझे लगता है अभी भी ऑपरेट कर रहा है। लेकिन रांची में काफ़ी टाइम से, मतलब मुझे लगता है 5-6 साल से था फिटजी। मुझे लगता है उसका फुल फॉर्म फोरम फॉर आईआईटी जेई था। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फीस भी कुछ लगा था, 1 लाख रुपए ना कुछ लगा था, जहाँ तक मुझे याद है। और ट्रैवल करने का अलग, मुझे लगता है 30 मिनट से 40 मिनट तो ट्रैवल करके जाने में ही लगता था, और बाकी टाइम वापस। छोटा सिटी मतलब साइज़ में छोटा नहीं है रांची। लग जाते हैं तुम्हें 40 मिनट एक जगह से दूसरी जगह जाने में। चलो, तो फिर आ, पहली क्लास में बैठा, मुझे अभी भी याद है, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा था। भाई कुछ समझ में ही नहीं आया, कहाँ से कहाँ उड़ गया। दूसरी क्लास मैथमेटिक्स में, क्या कैलकुलस का बात कर रहे भाई, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब देखो, ज्वाइन कर लिया फिटजी या फिर आईआईटी का कोचिंग ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे थे पढ़ाई में। पढ़ाई में तो बहुत ही गए गुजरे थे। लेकिन वही बात है ना, ये सारी चीज़ लोग समझते नहीं हैं। तो मेरा 10th क्लास में सीजीपीए आया था 9.2। तो कुछ लोग सोच रहे हो ये तो बहुत ही अच्छा सीजीपीए है, 9 तो बहुत ही अच्छा होता है 10 में। लेकिन क्या है ना कि उस उस साल 10 पॉइंट सीजीपीए का बंदर बाट चल रहा था। मतलब मेरी स्कूल में, जो कि सबसे अच्छा स्कूल भी नहीं था, कम से कम 10 ना 20 लोग का तो 10 पॉइंट आया था, समझ के। और अगर उसके पहले अगर तुम्हें रियलिटी पता करना है, वो हमारे साथ ही हुआ था अजूबा 2010 बैच में, कि अचानक से एक पॉइंट का सिस्टम ले आया परसेंटेज से, और अगले साल वो चला भी गया, ठीक। तो उससे पहले का अगर तुम्हें जानना है मैं कैसा स्टूडेंट था, तो 60% से ज़्यादा तो मेरे कभी नंबर नहीं आए हैं। नीचे गया है एज लो एज 40%। कोई ना कोई सब्जेक्ट में मैं बस लटक रहा होता था। लटकने का मतलब फेल होना होता है, वो अपना लिंगो था, कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में मैं हमेशा लटक रहा होता था।
कभी कभी तो फिज़िक्स में भी बुरा हालत हो जाता है, मतलब साइंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट में। और मैं बैठ गया कहाँ पे आईटी जेई का कोचिंग में, तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी क्लास गया, उसमें भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। टीचर ने बोल दिया ये पढ़ाया है, इतना सब कुछ पढ़ के आ जाना। बुक खोला और भी कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने क्या किया, 2 बुक और ख़रीद लिया कि शायद उससे समझ में आ जाए। उससे भी नहीं समझ में आया। फिर मैंने एक गाइड ख़रीद लिया, उससे भी नहीं समझ में आया। और फिर ऐसा तो है नहीं कि मैं तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूँ, अब मुझे समझना है तो मैं अच्छा से बैठ के पढ़ाई करूँगा। मैं तो गया वीडियो गेम खेलने, दोस्तों के साथ मज़े करने, इधर उधर घूमने के लिए, तो पढ़ाई तो ऐसे भी मेरे लिए सेकेंडरी ही आता था। 2-3 सप्ताह की बात है, सब कुछ ऐसा हवा हुआ कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तुम कुछ भी कर लो, क्लास में बैठोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और कुछ लोग रिलेट कर रहे होंगे सबको, कुछ लोग हाँ भाई, हाँ भाई, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। ऐसा मेजॉरिटी छोड़ो, मुझे लगता है 99% के साथ ऐसा ही होता है जो आईटी जेई का कोचिंग करने बैठ गया। तो समझ में तो आ नहीं रहा था, अच्छा स्टूडेंट मैं था नहीं, पढ़ाई मेरे लिए ऐसे भी सेकंड प्रायोरिटी था। तो श्योर शॉट, अगर तुम थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा इसका आईआईटी नहीं होने वाला। लेकिन क्लास में ज़रूर जाता था। अब क्लास में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा आशीष, तो तुम क्लास में बैठ के क्या कर रहे हो? बताओ मैं क्या कर रहा हूँगा। लास्ट बेंच में बैठता था, दोस्तों के साथ गप्पे मारता था। अब टीचर थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता था तो वेट कर लेता था, फिर ब्रेक में मज़े करता था, लड़कियों के पीछे भागता था। यही कर रहा हूँगा और क्या करेगा एक 16-17 साल का लड़का, और क्या ही करेगा। तो यही कर रहा था, ऐसे करते करते 2 साल कब बीत गए पता भी नहीं चला। तो यही था मेरा आईआईटी जेई का तैयारी, समझ गए। तो जब तुम लोग मेरे को कमेंट में करते हो कि आईआईटी जेई का तैयारी के बारे में डिस्कस कर लो, मैं आखिरी इंसान हूँ। समझ गए। अगर 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 मैं कभी भी ऐसे बात करूँ, देखो भाई, आईआईटी जेई का तैयारी करना है ना, तो पहले तो स्टार्ट करना है फिजिक्स से। उसी टाइम पे कान बंद कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरा सुनने से तुम्हारा आईआईटी गारंटीड नहीं निकलेगा। लेकिन उसके बाद मैं जब कॉलेज में पहुंचा, तो अब तुमने ये देख ही लिया है कि कॉलेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी इस तरह से है, तो कैसा कॉलेज मिला होगा तुम्हें पता ही होगा। तो आईटी जेई का मुझे अभी भी याद है, एग्ज़ाम दिया था मैंने, 3 घंटे का एग्ज़ाम था, मैं निकल गया 1.5-2 घंटे में। बैठा ही नहीं जा रहा यार, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो अब वहाँ बैठ के मैं क्या करूँगा, दोस्त भी नहीं है गप्पे मारने के लिए। तो मैं 1.5-2 घंटे में मैक्सिमम निकल गया था। मुझे लगता है 2 पेपर होता था, दोनों में ही शायद फटाफट में निकल गया था। उसके बाद आया एआई ट्रिपल ई का एग्ज़ाम। अभी तो जेई मेंस और एडवांस हो गया ना, पहले एआई ट्रिपल ई हुआ करता था। कब चेंज हुआ मुझे याद नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मैटर नहीं करता था मेरे लिए। लेकिन पहले मेरे टाइम तक एआई ट्रिपल ई हुआ करता था। एआई ट्रिपल ई का क्या है कि तुम्हें एनसीईआरटी अच्छे से पता रहना चाहिए था। मतलब आईआईटी हो गया थोड़ा एडवांस एग्जामिनेशन, जिसमें तुम्हें एरोडो और क्या क्या आर डी शर्मा ये सब पढ़ना पड़ता था। वो सारे किताब खरीदे थे मैंने भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सारे किताब खरीदे थे जो भी आईआईटी जेई थे, पढ़ा कुछ भी नहीं। तो रद्दी के भाव पे बिके उसके बाद वो सारे। लेकिन एआई ट्रिपल ई के लिए ये सारे बड़े बड़े बुक नहीं पढ़ने थे। उसके लिए तुम्हारा एनसीईआरटी में अच्छा से पकड़ होना चाहिए था, बेसिक्स क्लियर होना था, प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए थे, बस इतना ही रिक्वायरमेंट था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास वो भी नहीं था। तो एआई ट्रिपल ई का एग्ज़ाम में मैं पहले तो बाहर नहीं निकला, लेकिन क्वेश्चंस उसमें भी नहीं बने थे मुझसे कुछ, ठीक। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया कॉमेट के करके। तो क्या है ना कि अगर तुम जाओगे कभी बिहार, ठीक है, झारखंड का तो बात सही है, झारखंड में भी बराबर ही है बिहार, वो इंजीनियरिंग के कीड़े, लेकिन बिहार में और भी खतरनाक, ठीक। तो तुम बस एक काम करना, जब भी सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, कॉलेज का जनरली जून वून में होता है, तो उस टाइम पे तुम पटना रेलवे स्टेशन चले जाना। और उस टाइम पे जाना जब बैंगलोर के लिए ट्रेन निकल रहा हो। तुम देखना कैसे लोग कहाँ कहाँ चढ़ चढ़ के जाते हैं, उसमें सारे पूरे के पूरे बॉगीज जो भी हैं सारे बस इंजीनियरिंग स्टूडेंट से ही भरे होते हैं। तो कर्नाटका में इतने कॉलेज हैं कि क्या बताऊँ कितने कॉलेज हैं। मतलब तुम्हें 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना होगा, कोई ना कॉलेज वहाँ, कोई ना कोई कॉलेज वहाँ पे पक्का होगा। और वो सब किसके थ्रू थे, कॉमेट के थ्रू। कॉमेट के एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन है जो कि हम सारे घटिया स्टूडेंट्स का आखिरी वो होता था, क्या बोलते उसे, आसरा। तो हम सब उसमें अपीयर करते। अब घटिया मतलब सारे घटिया नहीं होते, अच्छे रैंक भी लाते थे,
200-300 रैंक लाने वाले ये सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाते थे, जैसे पैस हो गया और कुछ एक दो और अच्छे कॉलेजेस थे। लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारे भाई का वैसा कुछ आया नहीं होगा, है ना। तो बात ये है कॉमेड के का कि उसमें कुछ ना कुछ कॉलेज मिल जाता था, कि कर्नाटका में कॉलेज ही इतने हैं तो कुछ ना कुछ कॉलेज मिल जाता था। अब अपना जो स्टेट है उसमें एक ही कॉलेज था, उसका भी एक एग्ज़ाम होता था। ऐसा नहीं है कि अपना स्टेट का कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, झारखंड कंबाइन करके एग्ज़ाम होता था, लेकिन एक ही कॉलेज है, बीआईटी सिंदरी। और उसमें तो मेरा होगा नहीं, तुम्हें पता ही है। उसमें भी ऐसे 100-200 रैंक लाओगे तो बीआईटी सिंदरी मिल जाएगा, नहीं तो तुम फिर कॉमेट दो। तो झारखंड कंबाइंड भी दिया, उसमें भी कुछ खास नहीं हुआ। कॉमेट के दिया, रैंक आ गया, मतलब कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। फिर वही, मतलब मैं कॉलोनी में रहता था, आईआईटी जेई का ये सारे तैयारी करते रहते थे लोग, तो पता था कि कुछ कुछ कॉलेज होते हैं। तो मुझे किसी ने बताया मणिपाल यूनिवर्सिटी करके होता है, उसका भी एग्ज़ाम दे दो। कहाँ है मणिपाल यूनिवर्सिटी? अरे वो मैंगलोर में है, बैंगलोर के पास, बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। उससे तो एक बंदा निकल के माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी बन गया था आगे चल के। तो अच्छा कॉलेज है, अच्छा से महंगा भी है वो कॉलेज। तो हमने सोचा ठीक है, पैसे का क्या है, वो तो आज है कल नहीं है, परसों फिर है। लेकिन लोन वोन ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, एग्ज़ाम दे देते हैं। और फिर एक और एग्ज़ाम दिया था मैंने, क्यूसैट का। मुझे याद है वो कॉमेट के टाइम पे मैं बैंगलोर में था, क्यूसैट का सेंटर भी बैंगलोर में ही डाला था। क्यूसैट मतलब कोचिंग यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो वो भी अच्छा यूनिवर्सिटी है बहुत, लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी है उस एग्ज़ाम से। और एक एग्ज़ाम से जब एक ही यूनिवर्सिटी होता है तो क्या होता है? कुछ होता नहीं है। क्या नहीं होता ये पूछो, मेरा उसमें नहीं होता। ठीक है। तो वो एक एग्ज़ाम दिया, और एक एग्ज़ाम बड़ा दिया था वेस्ट बंगाल का, WBJE। तो उसमें भी आते हैं भाई भीड़ लगा के, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी है कॉलेजेस, ठीक है। तो जहाँ भी कॉलेज काफ़ी होता है वहाँ पे कौन पहुँच जाता है? मैं। तो मैंने WBJE का भी एग्ज़ाम भर दिया। गजब का गर्मी था भाई। कुछ जून की बात है, शायद जून में ही एग्ज़ाम होता है। इतना गर्मी की क्या बताऊँ। लोग वहाँ पे, मैं मुझे अभी भी याद है, पसीना, पूरा पसीना गिर रहा है ऐसे, टप टप पसीना गिर रहा है। और उस टाइम पे एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ पे चाय गरम गरम जिससे भाप निकल रहा है। मैंने बोला ये क्या चल रहा है। तो अलग ही स्वैग है वेस्ट बंगाल के लोगों का। तो बुरा मत जाना, पूरे वेस्ट बंगाल को नहीं बोल रहा। और अगर अच्छा लग रहा है तो मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ, अगर तुम वेस्ट बंगाल से तो मुझे अभी भी याद है, क्या जगह का नाम था, डायमंड समथिंग नाम था, और डायमंड हार्बर। वो अलग ही कोने में था, बिल्कुल लग रहा था मैं तो कोलकाता से बाहर निकल चुका हूँ। तो मैं उस टाइम पे सॉल्ट लेक के पास रुका हुआ था, और मेरा एग्ज़ाम था डायमंड हार्बर में, जो कि 1.5 घंटे दूर था। मज़े की बात ये है कि मैं जिस बस में बैठा, उसके कंडक्टर ने मेरे लिए जो टिकट काटा वो बस 7 से 8 रुपए का था। तो वेस्ट बंगाल से सस्ता तो मैंने जगह नहीं देखा आज तक। बड़ा ही मस्त जगह। अभी रिसेंटली लास्ट टाइम मैं गया था टेड टॉक देने के लिए। तो अच्छा सिटी है यार, कोलकाता बहुत ही मस्त सिटी है। बट बात यह है कि वेस्ट बंगाल में मेरा कुछ हुआ नहीं। रैंक था मेरा 36,000, उससे कुछ नहीं मिलने वाला था मुझे। अब सारे रैंक्स बताता हूँ। क्यूसैट में मेरा रैंक था 10,000, क्योंकि कम लोगों ने दिया था। मणिपाल यूनिवर्सिटी में मेरा रैंक था 17,504। ये मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से याद है क्योंकि इसी के थ्रू मुझे कॉलेज मिला था। और आईआईटी जेई में मेरा क्या रैंक था पता है? अभी रैंक नहीं मिलता। मेरे जैसे लोगों को रैंक नहीं मिलता, तो रैंक नहीं मिला। आईआईटी जेई थोड़ा रूथलेस है, या तो तुम्हारा निकला या तो नहीं निकला। लेकिन AIEEE क्या है, सबका माँ बाप, वो सबको रैंक देता है। तो मुझे रैंक दिया उसने 3,75,000 कुछ कुछ था। वो तो मैंने एक बार देखा और बंद कर दिया उस स्क्रीन को, क्योंकि उससे कुछ होने वाला है नहीं। और कोई एग्ज़ाम बचा क्या? हाँ, झारखंड कंबाइंड, उसमें भी कुछ ऐसे 10,000 के आसपास, मतलब किसी से कुछ होने वाला नहीं। कॉमेट के में मेरा रैंक आया 20,000 रैंक आया। तो उससे मुझे कुछ कॉलेजेस मैंने देखा प्रीवियस ईयर करके, कट ऑफ वट ऑफ, मुझे एक रेवा यूनिवर्सिटी मिल रहा था, एक बाबा यूनिवर्सिटी मिल रहा था। बाबा को मैंने इसलिए डिस्क्वालीफाई किया क्योंकि भाई आगे जाके मैं अगर अमेरिका में रह रहा हूँ और वहाँ पे कोई मुझसे पूछे कि आप किस यूनिवर्सिटी से हो, तो मैं तो नहीं बोल सकता बाबा, है कि नहीं। तो इसलिए उसे मैंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली मैंने कॉमेट के से कुछ कॉलेज लिया नहीं, क्योंकि मैं काउंसलिंग में चला गया था MUGET का। अच्छा, काउंसलिंग से याद आया,
ये काउंसलिंग का क्या अलग ही धंधा है। मतलब मैं काउंसलिंग में उसमें नहीं गया जो तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन लगवाता है, उसमें मैं एक बार गया था यार। अरे शिट, याद आ गया मुझे। तो क्या है ना कि हम कुछ 10-12 दोस्त थे, ठीक है। तो हम सब में से कोई भी तो ऐसा था नहीं जिसका आईआईटी निकल जाए, बल्कि मैंने आज तक मेरा मेरा कोई भी दोस्त नहीं रहा है जिसका आईआईटी निकल जाए, ठीक है। तो जितने भी दोस्त थे किसी का आईआईटी निकलने वाला था नहीं। लेकिन उनमें भी सबसे घटिया पोजीशन रैंकिंग जिसका था, उसमें मैं था और एक दो और मेरे दोस्त थे। मतलब मेरे ऊपर करीब समझ लो 7-8 दोस्त थे, बाकी सब हम नीचे में थे। लेकिन उसमें से एक अच्छे दिमाग वाले लड़के ने, जो फाइनली बीआईटी सिंदरी गया शायद, उसने बताया कि भाई एक जगह कहाँ था वो, हीनू, जो रांची के, वो समझ सकते होंगे, हीनू में एक जगह एक काउंसलिंग है। वो काउंसलिंग क्या होता है, तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन कराता है। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, चलते हैं। तो बस वैसे ही है, मतलब तुम जैसे ही उसके ऑफिस में घुसोगे तो वो तुम्हें लंबे लंबे कहानियाँ बताना स्टार्ट करेगा कि ये सब कर लो, वो सब कर लो, मेरा बंदा है वो तुम्हें कॉलेज का टूर भी देगा और तुम फिर डिसाइड कर लेना किस कॉलेज में जाना है, सब कुछ है ना। फिर पता नहीं कितना, मैं यार 50,000 60,000 लाख रुपए तो वही अपने पॉकेट में डाल लेता होगा। लेकिन हमें समझ में आ गया कि ये तो अच्छा खासा पैसा लेने वाला है, तो हम डिजपियर हो गए, ठीक है। एक ही बार बात करके हम फिर वहाँ गए नहीं। लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी पैसा घुसाते हैं, क्योंकि मेरे पास बाद में स्टूडेंट्स आए जो मुझे बता रहे थे कि भाई इसने मेरा लाख रुपए ले लिया और फिर मुझे ऐसा घटिया सा कॉलेज दिला दिया। तो भाई कुछ भी चीज़ इतना आसान होता नहीं है, तो सोच समझ के किसी को भी पैसा देना। ऐसे तो हम इंडियंस स्मार्ट ही होते हैं कि किसी को भी हम ऐसे ही पैसे नहीं देते है ना। लेकिन कहाँ पे हम उतने स्मार्ट नहीं होते, एजुकेशन में। जहाँ पे भी एजुकेशन का बात आता है हम पैसा ऐसा फेंकते हैं, फिर सोचना ही नहीं। कितने लोग को तो मैं जानता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैसा पहले फेंक दिया, फिर सोचा कि भाई कैसे पढ़ना है ये एग्ज़ाम निकालना भी है कि नहीं, वो सब बात की बात। तो ऐसे ही थोड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे करोड़ों के प्रॉपर्टी खड़े किए हुए हैं, है ना। क्योंकि इंडियंस पैसे फेंकते नहीं है, क्यों? क्योंकि वो पैसे बचाते हैं, क्यों? ताकि वो उसमें फेंक पाए एजुकेशन में, तब वो तुरंत फेंक देते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के रहना भाई, यही बता रहा हूँ। चलो छोड़ो वो सब बात। तो काउंसलिंग या फिर बात आता है कि MUGET जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी है, उसका भी एक काउंसलिंग तो नहीं, राउंड बोल सकते हो। तो सेकंड राउंड में मेरा कॉल आ गया, तो उससे मुझे मिल गया सिक्किम मणिपाल, और फिर मैंने जाके तुरंत अपना नाम वहाँ दर्ज करा दिया, ठीक है। और उसके बाद फाइनली तुम्हारा भाई पढ़ना स्टार्ट करता है, समझ गए। उस टाइम तक मैंने कभी भी अपने लाइफ में पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जब मैं सिक्किम मणिपाल के पहाड़ों के बीच में घूम रहा था और फिर मैंने ध्यान दिया कि इसके कॉलेज का तो प्लेसमेंट ही नहीं है कुछ खास, मतलब ऐसा कुछ, there's नो नॉक ऑन सिक्किम मणिपाल, समझ रहे हो। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में प्लेसमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता। और बात है कि बाद में मुझे पता चला कि मैकेनिकल ये सब पढ़ोगे तो इवन आईआईटी में प्लेसमेंट्स रुला देता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे कोर कंपनीज आते नहीं है ज़्यादा। पर जो भी हो, मुझे सबसे बुरा ये लगता था कि मैं जब इस कॉलेज में पहुंचा हूँ, जो भी वो मिलता है मुझे यही बोलता है कि मेरा तो वेट लिस्ट है मणिपाल जयपुर के लिए, मेरा तो वेट लिस्ट है मेन मणिपाल मैंगलोर के लिए, मेरा तो उस कॉलेज में भी होने वाला है, मैं तो यहीं बस 1 सप्ताह 2 सप्ताह में निकल जाऊंगा। बहुत तो निकले नहीं, लेकिन ऐसे बोलते रहते थे, तो मुझे लगता था मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और दूसरी बात ये कि मेरे जो जो 10-12 दोस्त थे, सबको मेरे से बेटर ही कॉलेज मिला था। कुछ ना कुछ अच्छे कॉलेज में ही पहुँचे वो लोग सब। और पैसे भी वो कम दे रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों का थोड़ा गवर्नमेंट टाइप के कॉलेजेस में हो गया। तो मुझे लग रहा था यार मैंने पैसे भी अच्छे खासे फेंक दिए, और मैं इस कॉलेज में हूँ जहाँ पे प्लेसमेंट का भी कोई ठिकाना नहीं। आधे से ज़्यादा लोग तो भागने के पीछे हैं, जो बचे रहे हैं वो तो वही हैं जो जिनका मतलब और कहीं होना नहीं है, जिस तरह से मेरा हालत है। तो मुझे गिल्ट सा आ गया उस टाइम पे कि मैंने तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी है, अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आज ही एक बुक लिख रहा था। एक बुक मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आज ही एक मैंने बुक लिखना स्टार्ट कर तुम्हें ऐसा लग सकता है, पर पिछले 4 साल से मैं एक बुक लिख रहा हूँ। वो बुक है इंस्पायर्ड बाय माय जर्नी इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल, एंड दैट स्पैन्स फ्रॉम 2017
ऑफ जून टू 2018। तो उस बुक में ना एवरी नाउ एंड देन आई गो पास्ट फ्यूचर, मतलब कभी कभी मैं कॉलेज के डेज़ में पास्ट में जाता हूँ और डिस्कस करता हूँ। तो काफ़ी कोइंसिडेंस की बात है कि मैं आज ही लिख रहा था कि कॉलेज में मेरा एक दोस्त है, वो पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कॉलेज का लाइफ तो एंजॉय करने का होता है ना, तुम्हारा कॉलेज भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। सिक्किम इतना टूरिस्ट प्लेस है, मतलब मेरे दोस्त लोग इधर उधर कहाँ कहाँ घूमते रहते थे। नाथुला चले गए, दार्जिलिंग चले गए, और छांगुल लेक चले गए, बहुत सारे घूमने के तो जगह बहुत सारे हैं। लोग तो वहाँ मतलब पैसा जुगाड़ करके 7 7 दिन 14 दिन बस घूमने के लिए जाते हैं। मैंने एक जगह नहीं देखा सिक्किम का, बस मुझे 3 जगह के बारे में पता था। 3 जगह देखा मैंने, एक सिंगटम जो कि छोटा सा गांव था मेरे ईस्ट, और एक रैंगपो जो कि दूसरा छोटा सा गांव था वेस्ट, और एक गैंगटॉक जो कि कैपिटल है, जो कि 45 मिनट दूर था। वो भी मैं जोड़ जाड़ के 8 से 9 बार इन तीनों जगह में गया हूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। गैंगटॉक में मैक्सिमम 3 बार गया हूँगा 4 साल में। और कहीं भी कुछ भी नहीं, कोई भी ट्रिप नहीं, कुछ भी नहीं, दिन भर लाइब्रेरी में, और कुछ भी काम नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे अंदर एक गिल्ट आ गया था कि मेरा लाइफ का जो अभी पोजीशन है और जो मेरा फ्यूचर इनसिक्योर है, वो बस इसलिए क्योंकि मैंने कुछ भी काम नहीं किया अपने लाइफ के 18 साल में। तब तो भाई मैंने जो पढ़ना चालू किया वो कभी रुका नहीं, और जो भी मेहनत करना चालू किया वो कभी रुका नहीं। तो मुझे लगता है थोड़ा कांड करना ज़रूरी भी है लाइफ में, थोड़ा टाइम वेस्ट करना ज़रूरी भी है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि टाइम का वैल्यू क्या है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि कुछ लोग को वो कभी भी नहीं समझ में आता, और ये कोई कंपल्शन नहीं है कि तुमने अगर बहुत टाइम बर्बाद किया है तो तुम कभी ना कभी यूटिलाइज़ करना सीख जाओ। एक सोच होता है। अब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं क्यों बदला कॉलेज में घुसने के बाद, क्योंकि बाकी लोग जो उस कॉलेज में थे वो कोई बहुत ख़तरनाक स्टूडेंट नहीं थे, वो भी वैसे ही पहुँचे थे जैसे मैं पहुँचा था, पर वो उन्होंने क्यों नहीं वो डिसीजन लिया चेंज करने का। तो मुझे लगता है कि कई लोग अपने आप को ऑप्शंस देने लगते हैं, या फिर वही जो पॉजिटिविटी के बारे में हमने बात किया, तो वो ज़्यादा पॉजिटिविटी में घुसने लगते हैं कि अपना कुछ ना कुछ हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी थी कि मेरे में थोड़ा एक ईगो था कि मुझे बेस्ट करना है, अपना बेस्ट देना है ये नहीं, मुझे ये था कि मुझे टॉपर बनना है, क्योंकि उसके साथ एक अलग ही नशा है, वो रिकग्निशन का फॉर योर स्किल। वो मुझे समझ में आने लगा। भले मुझे पता था कि यार एक प्राइवेट कॉलेज में टॉपर बन के क्या ही हो जाएगा, कोई आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट तो तुम बन नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी यार जो बाकी लोग नहीं कर रहे वो मुझे करना है। जो कि जिस जिस चीज़ को करने का बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ मुझे करना है बाकियों से बेटर। ये सारे रीजंस की वजह से मैं पढ़ते गया। फिर क्या होता है ना, ये मैंने एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट, मतलब एक पॉडकास्ट का टॉपिक ही था रियल मोटिवेशन और रीजंस फॉर मोटिवेशन, वो सुन लेना, इंग्लिश में था। उसमें मैंने इसके बारे में बात किया कि जो भी चीज़ व्हेन यू बिकम गुड एट समथिंग, तब तुम्हें वो और करने का मन करता है। जैसे आज मैं इंजीनियरिंग में अच्छा हो गया हूँ तो मुझे वो और पढ़ने का मन करता है। इसीलिए तो लोग पढ़ाई नहीं करते ना, कई लोग बच्चे साइंस में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ भी कर ही नहीं पाते, कोई भी क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पाते। अच्छा बताओ, शाम को ये जो तुम्हारा सन स्काई होता है वो रेडिश क्यों दिखता है, वेवलेंथ के बारे में बताओ, ये तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो फिजिकल फिनोमेना, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तुम्हें और करने का मन कैसे करेगा। दूसरा, अगर तुम अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे तो कोई तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करेगा, अप्रिशिएशन से और भी मन करता है उसे करने का। तो इन सब रीजंस की वजह से मैं और घुसते गया, और फिर मैं सोचते गया, अपना ड्रीम्स बड़ा करते गया कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। वो पॉजिटिविटी का अपवर्ड स्पाइरल, अरे मैंने सोचा भी नहीं था कि जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था उसी तरह से हम इसे एंड करेंगे। फिर मैंने अच्छा से काम करना स्टार्ट किया। तो आईआईटी जेईई का तैयारी में तो बस मैं यही बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक। बाकी तो क्या है कि मेरे जो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं कि गेट का तैयारी कैसे करते हैं, रूटीन प्लानिंग शेड्यूलिंग, वो तो अभी से नहीं, पिछले 2 से 3 साल से बहुत सारे आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स को हेल्प करते आ रहा है। वो बस उसका कोलैटरल है कि हेल्प कर दे रहा, वो भी वो फाइनल सोल्यूशन है नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा मैं बता भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने तो तैयारी किया है उन एग्ज़ाम्स का, ठीक है। तो ये था मेरा आईआईटी जेईई और बाकी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का स्टोरी। बाकी तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि हमें और क्या डिस्कस करना चाहिए।
अच्छा, मैंने बताया ही था तुम्हें कि हम बहुत एम्बिशियस रहेंगे और बहुत सारी चीज़ डिस्कस करने की प्रयत्न करेंगे, पर एक्चुअली हो नहीं पाएगा, ठीक है? तो अमेरिका हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम का जो टॉपिक था, वो सुनने के लिए आप अगली एपिसोड में आइए मोमेंटम पॉडकास्ट के, ठीक है? चलो, तुम्हें अगर नहीं पता हो तो मोमेंटम पॉडकास्ट को तुम सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स में भी सुन सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं पर्सनल कंसल्टेंसी पिछले 5 साल से करते आ रहा हूँ, स्टूडेंट से पर्सनली वन ऑन वन बात करते आ रहा हूँ। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो तुम्हारी खुशी की बात यह है कि वो अभी भी चल रहा है और उसका स्लॉट सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, ये सब सारा का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। मेरे वेबसाइट में जा सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा अगर आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं बिल्कुल आशीष भाई की तरह, तो आप आर्ट ऑफ स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी सस्ता हो चुका है अभी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर यूट्यूब या पॉडकास्ट खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं, उस पर भी कोर्सेज है। और अगर आप एक भी अठन्नी खर्चा नहीं करना चाहते हैं पर कंपटीटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अ कंप्लीट गाइड, जो कि फ्री का कोर्स है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक्चुअली दो ही लिंक मिलेगा, एक सर्विसेज और एक ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज में सारे कोर्सेज, सर्विसेज में टेलीफोनिक कंसल्टेंसी। जाके फिगर इट आउट। ऑल राइट, चलो इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कर लो बे, अगर भूले हुए हो तो अभी भी कर लो। बेल आइकन अभी भी दबा लो, नहीं तो मिस कर जाओगे, फिर रोते रह जाओगे। और इंस्टाग्राम का पेज ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि तुम्हें मिलते रहेगा डेली रेगुलर डोज। चलो इसे यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।